हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का ये टॉपिक हमारा एसएससी जेई 2024 को लेके है। जैसा कि आप लोग को पहले से भी पता है कि एसएससी जेई के सीबीटी 1 यानी पेपर 1 का टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जून में रखा गया है, बट ऐसा लग रहा है अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुए हैं, तो इट में भी आगे जा सकता है। हम लोग इस वीडियोज़ में इस पे डिटेल से बात करने वाले हैं। और अगर हम लोग उस एग्ज़ाम डेट को लेके चले तो हमारे पास अभी 75 डेज़ बचे हुए हैं, और इस 75 डेज़ में हमारा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। इस वीडियोज़ में हम लोग काफ़ी डिटेल में बातें करने वाले हैं। हम लोग सारी चीज़ों पे इस वीडियोज़ में बातें करने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। सबसे पहले एसएससी जेई के पैटर्न की। सबसे पहले हम लोग एसएससी जेई के टोटल पैटर्न को समझेंगे 1+2, मतलब दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पैटर्न को, साथ ही साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को, किस तरह से पिछली बार जो 2023 में पैटर्न चेंज हुए हैं सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। फिर हम लोग सीबीटी 1 पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सीबीटी 1 में क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, यानी टोटल 200 क्वेश्चन को किस किस तरह से फ्रेम किया गया है, किस पार्ट्स में, और उसके लेवल पे बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियोस में हम आगे चलते हुए बात करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया जाए, यानी हम इस वीडियोस में बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इसमें हम लोग टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किए जाएंगे, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टडी मटेरियल देखने वाले हैं। तो स्टडी मटेरियल कहाँ से, कौन सा स्टडी मटेरियल प्रीफर करना है, और फिर हम लोग डिटेल में इन सब चीज़ों पे देखने के बाद हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी देखने वाले हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा कि एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो किस पोर्शन को कितना टाइम दें। ये बहुत इशू रहता है कि आप रीजनिंग बनाने में या जीके बनाने में या फिर टेक्निकल बनाने में समय बहुत ज़्यादा लैप्स कर देते हैं। तो समय का एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, वैरी कर सकता है स्टूडेंट वाइज, बट एक हम लोग एवरेज लेके चलेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें भी बात करेंगे कि टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए आपका, यानी कि माइंड में एक टारगेट हमेशा सेट होना चाहिए, उस टारगेट के आसपास ही आपको परफॉर्म करने हैं। टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए एग्ज़ाम में, हम इस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जब आप तैयारी करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, जब आप तैयारी के समय किस तरह से अपने एक दिन में किस किस तरह से सारे सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं, और इफ़ेक्टिव रिवीजन यानी कि वो चीज़ें आपको माइंड में भी रहे, तो हम लोग इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में इस वीडियोस में देखने वाले हैं। वीडियोस थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट एक बार अगर आप इसे देख के अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो आपको दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा, इतना मुझे भरोसा है अगर आप सही से फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियोज़ को अंत तक बने रहेंगे, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो एक पेन एंड पेपर को अपने पास रखें। पेन एंड पेपर को अपने पास रखें और इन चीज़ों को अपने कॉपी, अपने पेज में नोट डाउन करते चले, जो भी चीज़ें आपके स्क्रीन पे आती जाएंगी। ऐसे मैं इनका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं उन्होंने मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर उन्हें ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। साथ ही साथ मैं बता दूं, मैं आलोक कुमार CPWD में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूं। आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग इस वीडियोस के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हम लौट चुके हैं अपने मेन कंटेंट के पेज पे। मेन कंटेंट के पेज पे आपको दिख रहा होगा एसएससी जेई 2024 को लेके इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं। जैसा कि मैं बताते चलूँ, अभी से 75 डेज़ आपके हाथ में बचे हुए हैं। इस 75 डेज़ का हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, हम लोग इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं द काउंटेबल, जो कि आलोक कुमार और CPWD जेई
आइए हम लोग इस 75 डेज़ के प्रिपरेशन प्लान में देखते हैं। आप लोग इन चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एसएससी जेई के तहत। और इसके पिछले वीडियोज़ में मैं एसएससी जेई की वैकेंसी के बारे में भी अपडेट दिया हूँ, जो कि 2024 में आएगी। तो मैं उसके बारे में कंप्लीट आप लोग को नोटिफिकेशन दूंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं सीट वाइज। साथ ही साथ मैं एक वीडियोस में कोशिश करूंगा अलग से फॉर्म फिलिंग से लेके कंप्लीट सिलेक्शन तक का एक प्रोसेस मैं इस वीडियोस में डिस्कस करूं। फिलहाल हम लोग इस वीडियोस में अपने कंटेंट पे लौटते हैं। पहला पेपर CBT 1 होना है। आप लोग को पता है एसएससी जेई में 2 पेपर होते हैं। पहले 2022 तक क्या सीन था कि जब पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होते थे और पेपर 2 सब्जेक्टिव होते थे, यानी डिस्ट्रक्टिव पेपर होता था। बट आफ्टर 2022 यानी 2023 से अगर मैं बातें करूं तो 2023 से पेपर 2 जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होने लगा है। तो ये काफ़ी खासकर डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा हुआ है। तो तब से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आइए हम लोग ब्रीफ में इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, CBT 1 एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चंस आपसे 200 रहते हैं। 200 क्वेश्चन, जी हाँ, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसे इस तरह से बांटा गया है कि आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आपका यह फर्स्ट अटैम्प्ट हो या कोई भी अटैम्प्ट हो। मैं खुद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपीयर हुआ था और मुझे इतनी ज़्यादा गाइडेंस उस समय थी भी नहीं। तो मैं आइए इसमें देखता हूँ। टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें टेक्निकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे और नॉन टेक से 100 क्वेश्चन रहेंगे। नॉन टेक के 2 पोर्शन वहाँ पे रहेंगे। पार्ट 1 में रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी अगर मैं इस 200 क्वेश्चन को डिवाइड करूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ 100 + 50 + 50। इस तरह से 3 सेक्शन आपके स्क्रीन पे वहाँ एग्ज़ाम हॉल में खुलते हैं। इस तीनों सेक्शन को आपको 120 मिनट के अंदर, देख रहे हैं आप टाइमिंग कितना है, 120 मिनट। ये 120 मिनट के अंदर आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। टोटल 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन टेक्निकल पोर्शन आप कहेंगे, चाहे आप सिविल हैं, आप इलेक्ट्रिकल हैं या मैकेनिकल हैं, इससे रहेंगे। और 50 रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे और 50 जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि टोटल मार्क्स कितने रहते हैं। अगर टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। सभी क्वेश्चन पे 1 नंबर रहते हैं और टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और निगेटिव मार्किंग की बात करूँ 0.25 नंबर। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। यही कंसेप्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं लेना है, इस चीज़ से भी सावधानी बरतनी है। तो ये तो रहा CBT 1 का पैटर्न कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और फिर ये CBT 1 में आपको परफॉर्म करने हैं। जब आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं, जब आप इसके कटअप को क्वालिफाई कर जाते हैं CBT 1, फिर आपको CBT 2 के लिए आमंत्रित किया जाता है। CBT 2 में आपको नॉन टेक नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉन टेक आपको CBT 1 में मिलते हैं, 50 रीजनिंग और जीके जीएस। लेकिन जब आप CBT 2 में आते हैं, CBT 2 में आपको इस चीज़ से राहत दिया गया है नॉन टेक से। आपको वहाँ टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, 100 टेक्निकल क्वेश्चन वहाँ पे आपको रहते हैं बनाने के लिए। 100 टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसमें से टोटल टाइम आपको 2 घंटा दिया गया है। टाइम में कोई कमी नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और टोटल बात करें तो 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जब 2022 से पहले मेंस सब्जेक्टिव होता था, उस समय भी यह 300 नंबर का ही होता था। इसीलिए जब वो पैटर्न चेंज किए तो टोटल मार्क्स को उन्होंने सेम रखा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी यहाँ आप 3 क्वेश्चन ही गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, यानी 0.33 निगेटिव मार्किंग है। तो ये कह सकते हैं कि पेपर 1 की तुलना में जो हमारा CBT 1 था, उसके तुलना में यहाँ पे निगेटिव का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। कहने का मतलब यहाँ पे सावधानी को अच्छे से बरतनी होगी। लेकिन इन चीज़ों से कैसे निकला जाएगा, इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा, हम लोग इस पे भी काफ़ी डिटेल में बातें करने वाले हैं। फिलहाल आपका टारगेट अभी ओनली CBT 1 होना चाहिए। CBT 1 को टारगेट करके अभी आप चलेंगे। CBT 1 के एग्ज़ाम के बाद कैसा रहता है एग्ज़ाम, उसके बाद हम लोग CBT 2 पे बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। जो SSC जेई की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में CBT 1 और CBT 2 इन दोनों के मार्क्स को इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा
जैसा कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि पेपर 1 वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ आपको कटअप क्वालिफाई करने हैं। बट एसएससी जेईई में क्या है कि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। इसमें से आप जितना कटअप से ज़्यादा नंबर ज़्यादा रखेंगे, आपको मेंस में उतनी आसानी होगी। इसीलिए आपको दोनों पेपर को उतना ही सीरियस लेना है, क्योंकि मार्क्स दोनों के इम्पोर्टेंट हैं। फाइनल मेरिट बनने में CBT 1 और CBT 2 आपको इक्वल कंट्रीब्यूशन देता है। 200 नंबर के ये पेपर रहेंगे प्लस 300 का ये, यानी ओवरऑल में बात करूँ तो आउट ऑफ 500 आपको स्कोर करने होंगे, 500 में आपको परफॉर्म करने होंगे, तो ही आप एसएससी में सिलेक्शन होंगे। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा था वो सिलेक्शन प्रोसेस आपको ब्रीफली पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस चीज़ को साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे, जो भी नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे को तो ये बखूबी मालूम होगा। तो आइए अब हम लोग CBT 1 को देखते हैं। CBT 1 में हम लोग बात करते हैं। CBT 1 में हम लोग इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 4 CBT 1। CBT 1 में हम लोग दो चीज़ों पर बात करेंगे, हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, साथ ही साथ हम एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, यानी पेपर पे कितना टाइम हम लोग किस सेक्शन को देने वाले हैं। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसकी तैयारी आपको उस एग्ज़ाम से पहले से रखनी होगी। आपके माइंड सेट ऐसा बनाना होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में उस माइंडसेट के साथ उतरेंगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर मैदान में उतरेंगे तो आप युद्ध जीतेंगे, और अगर बिना प्लानिंग बिना रणनीति के मैदान में जाते हैं तो आप युद्ध हारते भी हैं, साथ ही साथ बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। यही रीज़न है कि प्रॉपर टारगेट और टाइम मैनेजमेंट हमारा पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपका टेक्निकल पोर्शन में टारगेट क्या रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है टोटल 100 नंबर है टेक्निकल में, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, बहुत बच्चे को टारगेट रहता है टेक्निकल में 80, 85, 90 इस तरह से। देखिए ज़्यादा आ जाए अच्छी बातें हैं, ये तो नुकसान नहीं करेगा हमारे सेहत को, लेकिन कम ना आए, इसीलिए हम लोग एक एवरेज टारगेट रखते हैं कि हमें परफॉर्म इसी के इर्द गिर्द रहने हैं, हमारा नंबर इसी के आसपास घूमते रहना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हमें हताशा ना हो। क्योंकि क्वेश्चंस एग्ज़ाम हॉल में वैरी करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को भी इसके बाद आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो टेक्निकल पोर्शन में मैं ज़्यादा नहीं 70 नंबर का टारगेट रख के चलता हूं कि 100 में आप 70 नंबर वहां से अपने टारगेट रखेंगे, और नॉन टेक्निकल पोर्शन में भी 70 नंबर। मैं पहले ओवरऑल बात कर लेता हूँ, फिर रीजनिंग और जीके के लिए मैं सेपरेट रूप से बात करने वाला हूँ। तो आपने क्या देखा कि 70 नंबर दोनों से रखा गया है, यानी 70% आपके एक्यूरेसी की बात की गई है। ज़्यादा नहीं कि हम यहाँ से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जो संभव है जो हो सकता है एज ए नॉर्मल स्टूडेंट इतने दिनों में, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। अगर आप इसमें कुछ ऐड कर पा रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जितना स्कोर आपके बढ़ रहे हैं वो तो आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा यहाँ से कि 200 नंबर के एग्ज़ाम में 140 नंबर आप ले आ रहे हैं। अगर इस तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें ऊपर नीचे होंगे, आप घट के इससे 135 तक भी आएंगे और बढ़ के आप 150 तक भी जा सकते हैं। तो ये रही टोटल, मतलब इस तरह से स्ट्रेटजी 140। और अगर आप 140 के इर्द गिर्द रहते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप एग्ज़ाम में पेपर 1 ईजिली क्वालिफाई करेंगे। ये स्कोर में विदाउट नॉर्मलाइजिंग बता रहा हूँ। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लिए। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कि नॉन टेक पोर्शन में, नॉन टेक में 2 पोर्शन है, रीजनिंग और जीके जीएस। इस रीजनिंग और जीके जीएस में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एज अ सीरियस स्टूडेंट हमसे बात करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा रीजनिंग में 45 टारगेट रखें। क्यों रखें? क्योंकि रीजनिंग सॉल्विंग है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आप स्कोर जितना ज़्यादा उठाएंगे आपको जीके में स्कोर मिलने में हेल्प करेगा। क्योंकि आपको ही पता है कि जीके है एक समुद्र, जीके एक समुद्र की तरह है। आप उसकी तैयारी करते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आपके पढ़े हुए चीज़ आ गए तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर आप पढ़ के गए कुछ और आ कुछ और गए तो उस केस में आपका स्कोर वहाँ डाउन जा सकता है। देखिए हमारा टेक्निकल पोर्शन में ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है कि आप जो पढ़ के जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आ जाए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप जो पढ़ के जाएंगे उसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द कुछ क्वेश्चन एडवांस, कुछ क्वेश्चन एवरेज, इस तरह से फ्रेम होंगे, ये आप बना पाएंगे।
इसीलिए मैंने 70 टारगेट रखा है। लेकिन जीके जीएस में कभी कभी क्या होता है कि करंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 2 साल पीछे के करंट आ जाते हैं, कभी कभी तुरंत रिसेंट के आ जाते हैं। तो इन सब लैग को लेके मैंने 50% रखा है बस, कि 50 में आप वहाँ से 25 टारगेट करेंगे। लेकिन आप चाहें कि रीजनिंग में 50 में 45 लाए, कैसे आएगा 50 में 45, हम इसी वीडियोज़ में आगे बात किए हैं। आप लोग पैसेंस रखें और उसको देखें। सिर्फ ये नहीं कि मैंने टारगेट सेट कर दिया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा और कहाँ से क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, वो खुद मैंने इसी वीडियोज़ में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, मैं चलते चलते आप लोग को एक बात बता दूँ कि मतलब एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, नॉट ओनली इन एसएससी जेईई बट आल्सो इन एसएससी सीजीएल यूपीएससी बीपीएससी, इन एवरी एग्जामिनेशन, इन एग्री एग्जामिनेशन, सभी एग्जाम में क्वेश्चन के 3 लेवल होते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं, क्वेश्चन के 3 लेवल होते हैं। पहला एक होता है इजी, दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है टफ क्वेश्चन, जिसे हम लोग हॉट क्वेश्चन कहते हैं। इजी क्वेश्चन जो होते हैं ये सभी बच्चों को अटेम्प्ट करने होते हैं। इजी क्वेश्चन जो आप हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, वो इस पोर्शन को टच करते हैं। मीडियम वाले पोर्शन जो है, इस पोर्शन को वही बच्चे टच करते हैं जो कि चीज़ों को थोड़ा सीरियसली पढ़े हुए हैं। यानी अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इस इजी वाले पोर्शन और मॉडरेट वाले पोर्शन, इन दोनों में बिल्कुल भी गलती ना करें। बहुत बच्चे एग्जाम हॉल में जाके ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं, या क्वेश्चंस में बहुत सिली मिस्टेक कर जाते हैं। क्वेश्चंस में कहीं नो पूछा गया है, वो यस मार के चले आते हैं। तो इन सब चीज़ों को, खासकर जो बच्चे तेज होते हैं, वो इन सब चीज़ों में काफ़ी गलती करते हैं। बट आप इन दोनों पोर्शन को, जो बच्चे ठीक ठाक पढ़े हैं वो इन दोनों पोर्शन के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको कट ऑफ तक लेके जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। और ये हॉट क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा नहीं, अगर आप 10% हॉट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो ये आपको कट ऑफ से आगे यानी रैंक बनाने में काम लाता है। किसी भी एग्ज़ाम का यही पैटर्न है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें। तो आप लोग इसी माइंडसेट से, काफ़ी बच्चे जो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे होते हैं वो ये इस पोर्शन में ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, जिस रीज़न से वो इजी में हतोत्साहित हो जाते हैं। इजी पोर्शन में जाके क्वेश्चन को नहीं सही से पढ़ना, इन सब चीज़ों से वो मिस कर जाते हैं और यहीं पे उसका नेगेटिव स्कोर डाउन होने लगता है, जबकि वो यहाँ से स्कोर उठाने के कोशिश में रहते हैं। बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये इजी, मॉडरेट और हॉट लेवल को समझना होगा। इजी, मॉडरेट, हॉट लेवल को आपको एग्जाम में जज करना होगा। अगर क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहे हैं तो आप उसे सिंसियरली अटेम्प्ट करें। अगर क्वेश्चन मॉडरेट देख रहे हैं, ये थोड़े से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, थोड़े से सोचने पड़ सकते हैं इसमें, और हॉट क्वेश्चन वही होंगे जो आपसे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो इन क्वेश्चनों, 3 पैटर्न क्वेश्चन रहेंगे, आपको इसी अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम के एक लेवल या पैटर्न की समझ हो चुकी होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट, ये जो टाइम मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम हॉल की हम बात कर रहे हैं। यानी जब आप अपने टेक्स्ट बुक पे भी सेट लगाएंगे या एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका माइंड सेट एक होना चाहिए कि किस पोर्शन को कितने देर में कंप्लीट करने हैं। देखिए 100 क्वेश्चंस हैं टेक्निकल में। टेक्निकल अगर आप सही अटैम्प्ट करेंगे, अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे समय देके, तो आपको 60 से 65 मिनट में टारगेट रखिए कि आप 100 क्वेश्चन को एक बार 1 से लेकर 100 नंबर तक देख जाएँ। 60 से 65 मिनट ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि कोशिश करें कि लेस देन 65 मिनट, 60 मिनट्स में आप इस चीज़ को, टारगेट को अचीव कर लें। 100 क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, क्योंकि इसमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे जो आप देखेंगे और टिक आउट करेंगे, यानी देखेंगे विद इन मिनट आप इसमें लगाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़े से पेन यूज करने पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको हॉट में बताया 2 to 3 मिनट्स आपको ले सकते हैं। बट फिर भी अगर आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो कैसे प्रैक्टिस, कहाँ से प्रैक्टिस होगा, हम सारी बातों को बताने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 60 से 65 मिनट में आप 100 टेक्निकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग क्वेश्चन को लेके। मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग एक टाइम टेकन सब्जेक्ट है। क्यों टाइम टेकन सब्जेक्ट है? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ देता हूँ। अगर क्वेश्चन यहाँ पे है 2, 7, 9, 12, 31, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से अगर एक रैंडम क्वेश्चन लिया गया है, जस्ट फॉर एग्जांपल
अब आप ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा इजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम यहाँ स्क्वायर के रूल लगाएंगे, हम यहाँ प्लस लगाएंगे, हम यहाँ माइनस लगाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ आप करेंगे। आप एक बार प्लस लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, इस तरह से पता चलेगा आपको कि 1 मिनट से ज़्यादा लग गया, 2 मिनट लग गए और आपसे नहीं बने। और आपको पता है एग्ज़ाम हॉल में टाइम और प्रेशर, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली रिलेट है। अगर आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो आपका प्रेस अगर मतलब अगर आप पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, सॉरी मैंने इसे गलत उल्टा लिख दिया। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का है। जैसे जैसे आप टाइम ज़्यादा देते जाते हैं क्वेश्चन पे, आपका प्रेशर बढ़ते जाता है और फिर आप हड़बड़ में क्वेश्चन को गलत करने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोग जब, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस, इसीलिए अब मैं आप लोग को सलाह भी दूंगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग पहले अटैम्प्ट ना लें, और अगर आपको पूरा कमांड है तो ही आप पहले अटैम्प्ट लें। तो रीजनिंग के क्वेश्चन 40 मिनट में आप करने की कोशिश करें, 40 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का कोशिश करें। यहाँ पे 1-2 मिनट आप एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं और उस चीज़ को मैनेज आप जीके जीएस में कर लेंगे। जीके जीएस के लिए 50 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें पता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, मोस्टली 1 लाइनर 2 लाइनर। आप पढ़ेंगे, अगर आपको आ रहा है तो आप टिक आउट करेंगे, नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि मैंने इसमें 10 से 15 मिनट लगा था, जीके जीएस क्वेश्चन को मैंने दिए हैं, बट आप इसको कोशिश करें और थोड़ा फास्ट करने का। मैं 8 से 9 मिनट में 50 जीके जीएस के क्वेश्चन अपने मेन एग्जाम में कर लिया था। इसीलिए फिर भी मैंने इसके 2 टाइम्स रखे हैं टाइम, ताकि एवरेज बच्चों जो भी है वो भी इसे कर पाएँ। तो ओवरऑल आप देख पाते हैं यहाँ से टाइम मैनेजमेंट इस तरह से आपका होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क आप रूम पे भी जब सेट लगाएं तब, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप मतलब सेट लगा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी जब आप पेपर लगा रहे हैं, उस समय भी ये फ्रेमवर्क आपके माइंड में होना चाहिए। और ये किसी भी ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल के बच्चे होंगे तो अपने टेक्निकल 60 से 65 मिनट में लगाएंगे, और रीजनिंग 40 मिनट के आसपास लगाएंगे, और 10 से 15 मिनट में जो जीके जीएस। तो हम लोग अब दूसरा सेक्शन जो हमारा था, सब पहला सेक्शन में हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखें, दूसरा प्रोसेस में हम लोग टारगेट देखें कितना होना चाहिए, और फिर हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट देखा। ये था हमारा एग्ज़ाम के स्मार्ट अप्रोच को मतलब कैसे लिया जाए, स्मार्ट अप्रोच क्या है, इन सारी डिस्कशन को मैं बताऊं। जनरली बच्चे जो तैयारी करने आते हैं वो इन सभी डिस्कशन पे टाइम ही नहीं देते, वो डायरेक्ट सिलेबस पे कूद जाते हैं और वहाँ पे अपना दिमाग को दही करने लगते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट अप्रोच करने वाले हैं तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न को पहले समझिए, एग्ज़ाम के जड़ को पकड़ना होता है, और ये है एग्ज़ाम के जड़, आपको कहाँ किस तरह से प्लान करना है, और फिर इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको उस दिशा में काम करना है। और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके। अब मैं कंटेंट को लेके बातें करने वाला हूँ कि चीज़ें कहाँ से लिया जाए और कहाँ किस तरह से अरेंज किया जाए। देखिए, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से डिटेल वे में एक न एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, चाहे वो नए बच्चे हों या पुराने बच्चे, क्योंकि एसएससी जेई के एग्ज़ाम को लेके डेट काफ़ी ही पहले आ चुकी है, यानी पिछले साल के लास्ट में आ चुका था। तो ओवरऑल आपको पहले जो भी बच्चे सीरियस होंगे, मैं हमेशा बात सीरियस बच्चों की करता हूं, क्योंकि फॉर्म तो पता है कि 6 लाख प्लस भरते हैं, बट एक्चुअल फाइट बहुत कम बच्चों में होता है। तो मैं ये बात भी एक्चुअल बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि आपने एक बार अपने सिलेबस को पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखिए, अभी हमारे हाथ में 75 डेज़ है। इस 75 डेज़ में हम लोग अभी स्टार्टिंग के 20 या 30 दिन आपके पास जो भी बुक है, बुक में अगर आप जेबी गुप्ता रखे हुए हैं, आप भीके मेहता रखे हुए हैं, आप आर.के. राजपूत रखे हुए हैं, साथ ही साथ आप लोग यूथ का बुक रखे हुए हैं, साथ ही साथ आप लोग इंजीनियर्स एकेडमी का PYQ, इंजीनियर्स एकेडमी के जो 6500 वाला बुक आता है वो रखे हुए हैं, साथ ही साथ आप SSC JEE का PYQ बुक रखे हुए हैं। ये आपके पास जो भी बुक है, आप उस बुक पे टाइम दें, मैक्सिमम टाइम दें क्वेश्चन प्रैक्टिस को, क्योंकि कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब कंटेंट पढ़ लिया है तो उसे परफॉर्म करके देखना है, उसे अप्लाई करके देखना है कि आपने जो पढ़ा है वो परफॉर्म हो रहा है या नहीं। तो इन सभी जो बुक आपके पास होंगे, उन सभी बुक से आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्पेशली बुक की बात किया हूँ, जो बच्चे अदर ब्रांच के होंगे वो भी इस तरह, मतलब अपने जो सीनियर्स हैं या फिर वो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनके डाउट्स को लूँगा। तो इस तरह से आप बुक हो गया पहला। दूसरा हम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि
जब आप पेन पेपर या बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय आप टाइम को माइंड नहीं करते हैं। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपने पेन पेपर लेके सॉल्व कर रहे करते जा रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके कंसेप्ट को चेक करता है। बट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक पे करेंगे तो इसके दो बेनिफिट हैं। एट फर्स्ट कि आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, कंसेप्ट से मिल ही रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरा टाइम के साथ आपका आदत बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको टेक्स्ट बुक पे छोटे छोटे सेक्शन टेस्ट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से सेक्शन टेस्ट होते हैं। यानी कि अभी से आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि समय आपकी नज़र में घटते जा रहा है और आप क्वेश्चन बनाने की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। यही चीज़ एग्जाम में होता है। आप पेन पेपर पर प्रैक्टिस करके जाते हैं, एग्जाम हॉल में समय आपको मिनट 120 से घट के 118 दिख रहा है, आप एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। तो ये जो टाइम और प्रेशर का जो ग्राफ है, इसको मैनेज कैसे करेंगे? जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक पे टाइम देंगे। मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि 20 से 25 मिनट जो है वो टेक्स्ट बुक पे बिताएं, किसी भी वे में बिताएं। डजेंट मैटर कि आप एसएससी के ही सेट लगा रहे हो, आप किसी भी एग्जाम के सेट लगा सकते हैं। आप यूपीपीसीएल के एग्जाम के क्वेश्चन देख सकते हैं, आप एनएचपीसी के क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जितना नया से नया क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम हॉल में ना मिले उतना बेहतर है। आप रूम पे देख ले, आप मान के लिए इन सब क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ से कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आज तक कभी भेंट नहीं हुआ होगा उन क्वेश्चन से। तो उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, उसके कंसेप्ट को लिखेंगे, समझेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में अगर इस तरह के कुछ नई चीज़ें आते हैं तो आप उसे टेकल कर पाएँ, आप उसे हैंडल कर पाएँ। इसीलिए टेक्स्ट बुक पर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, टेक्स्ट बुक पर जाएंगे, अपने टेक्निकल पेपर, अपने टेक्निकल डोमेन के क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं डेली बेसिस पे। बुक अगर आप लगाना चाहते हैं, बहुत बच्चे बुक लगा भी चुके होंगे, तो वो टेक्स्ट बुक पे टाइम देंगे, किसी भी पोर्शन पे जाके लगाएंगे। नेक्स्ट अब मैं एक नया चीज़ बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल फॉर यू वेबसाइट। जो बच्चे मेरे से काफ़ी दिन से जुड़े होंगे उसे पता है कि मैंने एक वीडियोज़ के माध्यम से इलेक्ट्रिकल फॉर यू वेबसाइट के बारे में बात की थी। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, ये वेबसाइट हमें नहीं, हमारे गुरुजी ने भी हमें बताया था कि करंट टाइम में क्वेश्चंस जो काफ़ी फ्रेम किए जा रहे हैं वो इनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस बहुत रहते थे। यानी क्वेश्चंस के कंसेप्ट और जो ढांचा होता है, मूल ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन का, वो इनसे काफ़ी मिलते जुलते थे। अगर जिन बच्चों को इलेक्ट्रिकल फॉर यू के वेबसाइट के बारे में पता है वो अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इलेक्ट्रिकल फॉर यू का जो वेबसाइट है उन पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक यहाँ पे पिन कर दूंगा। आप लोग ज़रूर जाके एक बार देख लेंगे, क्योंकि इनके मैं फ़ायदे बताता हूँ इलेक्ट्रिकल फॉर यू वेबसाइट का। सबसे पहला फ़ायदा कि ये तो एक कैसे क्रोम पे खुलेगा, नॉर्मल प्रैक्टिस करने की चीज़ें, और इसमें एक लेवल वाइज क्वेश्चन दिया है। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो पहले नेटवर्क के बेसिक से लेके धीरे धीरे क्वेश्चन के स्टेप को बढ़ाया है। साथ ही साथ अब मान के चलिए आपका मन नहीं कर रहा है, पढ़ के बोर हो गए हैं, बेड पे लेटे हैं, लेटे लेटे भी आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिकल फॉर यू वेबसाइट को आप लोग ज़रूर एक्सेस करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जितना ज़रूरी टेक्स्ट बुक उतना इलेक्ट्रिकल फॉर यू आप मान के चलेंगे। और नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आप टेक्स्ट बुक पे भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। मैं तो आप सभी को कहूँगा कि पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ज़रूर लगाएं, ताकि वहाँ से आपको ये आइडिया मिलेगा कि एसएससी एक्चुअल में एग्ज़ाम कैसे लेती है, एसएससी के एग्ज़ाम लेने का पैटर्न क्या है। क्योंकि जब आप मॉक कब लगा, मॉक तो कभी कभी एग्ज़ाम से बहुत डिफर कर जाता है, बट जब आप एक्चुअल लगाए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे मॉक में नंबर कम आए, हो सकता है उस मॉक का लेवल आपके एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा ज़्यादा होगा, हो सकता है। इसीलिए डिप्रेस नहीं होना है आपको। अपना मॉक यानी आपका ज़मीन क्या है, तो आपका ये प्रीवियस ईयर है जहाँ पे आपको परफॉर्म करने हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के बारे में कंप्लीट आप उसको लगाएंगे, साथ ही साथ उसके बैट को एनालिसिस करेंगे। तो ये रहा हमारा 100 नंबर के टेक्निकल पोर्शन के बारे में मैंने स्टडी मटेरियल को लेके काफ़ी डिटेल में बातें कर रही है। उम्मीद करता है आप लोग लिखते जा रहे होंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई की चीज़ें हैं। कोई यहाँ डांस म्यूजिक चल रहा होता तो याद भी रह जाता, इसीलिए आप लोग चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं रीजनिंग को लेके। देखिए रीजनिंग को लेके आपने मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपने रीजनिंग को लेके एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा चीज़ों को, सीरियल वाइज सिलेबस को।
और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। आपको ट्रिक रिवीजन करना उतना इफेक्टिव नहीं होगा कि आप कैलेंडर में बैठ के ट्रिक रिवीजन किए जा रहे हैं, कि इस मंथ कोड याद किए जा रहे हैं, रिलेशनशिप चैप्टर में आके ब्लड रिलेशन चैप्टर में आप रिलेशन कोड याद किए जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपको ट्रिक माइंड में इतना याद हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सीधा सीधा आप टेक्स्ट बुक पे जाएं। टेक्स्ट बुक पे 25 क्वेश्चन का सेट, रीजनिंग का लगभग हज़ारों सेट दिया हुआ है। आप जेई के सेट लगाएंगे, सिर्फ मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में रीजनिंग पहले जेई एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, उसमें जाके रीजनिंग लगाएंगे। आप एसएससी के सीजीएल वाले एग्ज़ाम सेक्शन में जाके रीजनिंग लगाएंगे। आप सीएचएसएल में जाके रीजनिंग लगाएंगे। अब बताइए क्वेश्चंस की कमी कहाँ है? बट कमी है आपको वहाँ टाइम देते नहीं हैं। आप रीजनिंग के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन लगाएं और टेक्स्ट बुक के जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को वहाँ से देखें, ट्रिक को देखें। नेक्स्ट अब हम लोग बातें करते हैं मेन पोर्शन हमारा जीके जीएस को लेके। तो जीके को लेके हम बातें करने वाले हैं। वीडियोस तो थोड़ा सा और बचा है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। जीके में आपको पता है 4 पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में आपको मैं बता दूं मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज रहेगा और पॉलिटी में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से, खास करके फंडामेंटल राइट से, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से, इसको लेके भी इस चैनल पर मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो बना के अपलोड भी है। काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोग वहाँ जाके देख भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब कहाँ से कवर किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए आप लूसेंट का बुक फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग, काफ़ी अच्छी बुक भी है रिविज़न के लिए। और बाकी अगर आप कहीं से भी, चाहे वो खान सर से पढ़े हों या किसी भी टीचर से आप पढ़े हों, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बार रिविज़न के लिए आप लूसेंट ज़रूर देखें। पिनाकल एक बुक आती है, वो टीसीएस के द्वारा जितने एग्ज़ाम लिए जाते थे उसके जीके जीएस को एक जगह रखती है। एक बुक ब्लैक बुक के नाम से भी आती है, आई थिंक काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता। उसमें भी एसएससी जितने एग्ज़ाम लेते हैं, टीसीएस जो हमारा एग्ज़ाम लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी, उसके तहत जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका इसमें कलेक्शन दिया जाता है। तो वो एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन अभी तक टाटा ही बनाते आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएस पोर्शन का। जीएस पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सबसे ज़्यादा वेटेज किसी का है तो वो है बायोलॉजी का। इसको आप लोग वीवीआई मान के चलेंगे। देखिए बायोलॉजी का वेटेज कभी कभी देखा गया किसी ईयर में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक बायोलॉजी से फ्रेम किए गए हैं। 50 में इतना क्वेश्चन आना, 20% क्वेश्चन एक पोर्शन से आ जाना मामूली बात नहीं है। इसीलिए बायोलॉजी का वेटेज अच्छा खासा रहता है। आप पीवाईक्यू देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो बायोलॉजी आपको कवर करनी है, साथ ही साथ फिजिक्स उसके बाद, और केमिस्ट्री लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री से पूछे भी अगर जाते हैं तो फेमस चीज़ें जो कि आप जीके के तौर पे याद करते रहते हैं। जीके आई थिंक अगर हम बोले जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का क्या होता है, या पूछ लेगा आपको हम लोग एलवाई में किसका यूज करते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें मतलब जो फेमस चीज़ें हैं। और ख़ासकर इन चीज़ों को हम लोग किस में कवर करते हैं, स्टैटिक में कवर करते हैं। स्टैटिक जीके के लिए मैं चलते चलते बता दूं, याद आ गया, अंकित भाटी, स्टैटिक जीके बाय अंकित भाटी का बुक है। आप लोग वहाँ से उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, उस बुक को वहाँ से देख सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस उसके बारे में बात भी किया है। और ख़ासकर जीएस के लिए आप लोग जीएस और जीके के लिए लूसेंट देखें, पीवाईक्यू को देखें, और फिर वो स्टैटिक जीके के सेक्शन को देखें। और अगर इन सब से भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके इंपॉर्टेंट बायोलॉजीज के क्वेश्चन सर्च मार के देख सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे पढ़ाए हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स को लेके। सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन बायोलॉजी और करंट अफेयर्स। हर साल 7 से 10, कभी कभी करंट अफेयर्स तो 10+ भी चले जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं बात करूं तो इसके लिए ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट पर्सनली मुझे जो लगा कि वो एडुटेरिया का बुक है। काफ़ी कम में काफ़ी अच्छे डाटाज दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। और एसपीडी आप लोग को पता भी होगा, काफ़ी बच्चे पढ़ते भी होंगे एसपीडी का करंट अफेयर्स। एडुटेरिया का बुक फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, अगर आप यूट्यूब से कवर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आप जाएं, मंथली और वीकली बेसिस पे पढ़ें। डेली आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम मेनली टेक्निकल ओरिएंटेड है, नॉन टेक उसमें एक स्टेज दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, मंथली किसी भी एक, मतलब ऐसा नहीं है कि बदल बदल के आज इसके कल वहाँ के, पता चला ना घर का रहा ना घाट का, किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए और उसके मंथली या वीकली जो करंट अफेयर्स है वो 1 घंटा 2 घंटा के वीडियो होंगे, उसे देखें, कोशिश करें उसे राइट डाउन करते हुए चले। और करंट कब तक का पढ़े, तो मैं बोलूँगा कम से कम प्रीवियस 1 साल का करंट तो आपको पढ़ना ही है सीरियसली रूप से, और इतना आप अच्छे से कवर करेंगे तो करंट को लेकर आई थिंक आप लोग की डाउट क्लियर हो गया होगा। यूट्यूब से आप कर सकते हैं, एसपीडी है, एडुटेरिया के बुक को भी रख सकते हैं। आइए अब हम पढ़ाई कैसे करें डे में, उनकी स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। ये तो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया, अब उस तरीका को अपने डेली लाइफ में कैसे अचीव करें। तो डेली लाइफ में अचीव करने के लिए हमने दिन को 2 पार्ट में बांटा है, मॉर्निंग टू इवनिंग और इवनिंग टू नाइट। मैं इस चीज़ को काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ और वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में बता दूँ। बहुत बच्चे कहते हैं इन चीज़ों को मैनेज कैसे करें, अब मैं बताता हूँ कैसे मैनेज होगा। आपने जैसे मान लेते हैं सुबह एवरेज आपके पढ़ने का टाइम है कि आप 7 बजे से फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून हम मानते हैं कि 12 बजे का टाइम, इसमें फ्लक्चुएशन स्टूडेंट वाइज कर सकता है, इतना टाइम आप यहाँ देते हैं। और इवनिंग में हम मानते हैं 3 या 4 बजे से लेके रात को सोने तक यानी 11 बजे तक, इतना टाइम मैं यहाँ रखता हूँ। अब इसमें क्या करना है, जैसे अगर सुबह सुबह आपको नॉन टेक पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को नॉन टेक लगता है, तो सुबह वाला सेक्शन को वो नॉन टेक डिवाइड कर ले और शाम वाला सेक्शन, नाइट वाला सेक्शन वो टेक को डिवाइड कर ले। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट को सुबह टेक अच्छा लगता है पढ़ना, वो टेक पढ़ सकते हैं, जिसे नॉन टेक अच्छा लगता है नॉन टेक पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इस तरह से डिसाइड कर रहे हैं तो अपने चीज़ों को बांट के देखें, अच्छे से बांट लें कि अगर आप इवनिंग टू नाइट में पढ़ रहे हैं, टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो आप देख लेना कि हमें पावर सिस्टम पढ़ने हैं, हमें नेटवर्क पढ़ने हैं, हमें मशीन को भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से समय देने हैं और इसी में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आप नॉन टेक पढ़ रहे हैं तो नॉन टेक में भी आपको हिस्ट्री कितनी देर पढ़ना है, ज्योग्राफी कितनी देर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कितना पढ़ना है और पॉलिटी पे कितना समय देना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि 20-20 मिनट दे रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को या 30-30 मिनट दे रहे हैं। किसी और वीडियोज़ में हम लोग इसको पढ़ने के तरीके पर बात कर लेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा जा चुका है। तो इस तरह से अपने डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, उसके बाद आप इन चीज़ों को ईजिली अचीव कर पाएंगे। और मैंने ये जो भी चीज़ आपको बताई, ये सब आप कैसे करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे। डेली बेस पे करेंगे, मैं आपको इतना पक्का श्योर कर सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट देगी, नॉट ओनली इन एसएससी जेईई बट आल्सो इन एच एंड एवरी एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर इस तरह से प्लान करके अगर उस प्लान को अचीव करेंगे, एक टारगेट फिक्स करके फिर उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, जब मंजिल दिख रहा होगा तो चलने में भी मज़ा आता है। स्लोप ऊपर नीचे, रास्ते ढलान अच्छे खराब मिलते रहेंगे, बट चलने में मज़ा आता है। तो उम्मीद करते हैं एसएससी जेईई 2024 के टॉपिक पे जो वीडियोज़ था ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद लगे, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पे न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।